नंबर 10, 13 कोण वाला पत्थर 2014 में कापाकनान नामक इंका ट्रेल नेटवर्क में काम करने वाले पुरातत्वविदों ने एक बहुत ही अजीब पत्थर का पता लगाया जिसमें 13 कोण थे। ये लगता है कि 13 कोण वाला पत्थर एक इंका जल प्रणाली में उपयोग किया गया था। असामान्य पत्थर 2 मेसनरी फव्वारों में से एक के केंद्र में है जो एक श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों फव्वारे पहाड़ी चट्टान से उकेरे गए हैं। इंका और मेसनरी पहले से ही पत्थरों को बहुत ही सटीक रूप से काटने और पॉलीगोनल तरीके से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं जो बिना मोर्टार के एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फिट होते हैं। लेकिन ये 13 कोण वाला पत्थर उस संदर्भ में भी प्रभावशाली है। इसके आसपास के पत्थर इतने सटीक रूप से फिट होते हैं कि आप उनमें एक कागज का टुकड़ा भी फिट कर सकते हैं। 12 कोण वाले पत्थर अपेक्षाकृत आम हैं और लगभग एक प्रकार के पेरुवियन आइकन के रूप में सोचे जाते हैं। लेकिन ये 13 कोण वाले पत्थर का पहला और एकमात्र उदाहरण है जो खोजा गया है। ये संभवतः 15वीं शताब्दी के दौरान टुपैक यूपेनकुई के शासनकाल में यहाँ काटा और रखा गया था, जिन्होंने इयासी की स्थापना की थी। यह संभव है कि फव्वारे का एक अनुष्ठानिक महत्व था। नंबर 9, स्टैफोर्डशायर होड़ इंग्लैंड में पाए जाने वाले एंग्लो सैक्सन खजाने के सबसे महत्वपूर्ण होड़ में से एक है, जिसमें 6वीं और 7वीं शताब्दी के 4000 से अधिक व्यक्तिगत टुकड़े शामिल हैं। होड़ 2009 में पाया गया था और 5 साल बाद विशेषज्ञों ने होड़ में सोने की कुछ कलाकृतियों के बारे में एक आश्चर्यजनक खोज की। उन सभी का इलाज एक ऐसे तरीके से किया गया था जिससे अशुद्ध सोना शुद्ध सोना जैसा दिखता था। उस समय के धातुकर्मी सोने के मिश्रित धातु को लेते थे जिसमें 25% चांदी होती थी। इसे ईंट की धूल से भरे एसिड समाधान में गर्म करते थे ताकि चांदी को निकाला जा सके और फिर इसे पॉलिश कर देते थे। अनुभवहीन आंखों के लिए इस तरह से इलाज किए गए वस्तु की सतह शुद्ध सोने जैसी दिखाई देगी, जिसमें नीचे की ओर इंफीरियर सामग्री छिपी होगी। ये एक तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। यह संभव है कि ये एक ऐसा हथकंडा था जो केवल सर्वश्रेष्ठ धातु कर्मियों को पता था और इसे मौखिक रूप से पारित किया गया था। नंबर 8, लेरस कप को अच्छी तरह से देखें। ये हरा है या लाल है? वास्तव में ये दोनों हैं। रंग जो आप देखते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस कोण से देखते हैं और प्रकाश जो इसे मारता है वो किस दिशा से आता है। ये अद्भुत दृश्य प्रभाव इस तथ्य के कारण है कि सोने और चांदी के सूक्ष्म कणों को ग्लास बनाने के चरण के दौरान जोड़ा गया था। कण केवल 50 नैनोमीटर व्यास के होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रोमनों ने नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, क्योंकि प्रत्येक कण औसतन नमक के दाने से 1000 गुना छोटा होता है। हमें कोई जानकारी नहीं है कि लेरस कप के आविष्कार के लिए जिम्मेदार रोमन जीनियस ने उनसे कैसे काम किया। निश्चित रूप से उनके पास 1600 साल पहले सहायता के लिए एक माइक्रोस्कोप नहीं था। कणों के मिश्रण में दुर्घटनावश आने की संभावना नहीं है, इसलिए जिसने भी इस सुंदर सजावटी ग्लास को बनाया था वो जानता था कि वो क्या कर रहा था। हालांकि ये संभव है कि रोमन साम्राज्य में वो एकमात्र व्यक्ति था जिसे ये पता था। ऐसा कुछ भी कभी भी पूर्व रोमन क्षेत्रों में नहीं पाया गया है। नंबर 7, चेपसाइड होड़ ब्रिटिश इतिहास में सबसे उल्लेखनीय खजाना खोज में से एक है, जो 1912 में हुई थी, जब लंदन के चेपसाइड जिले में एक घर के सेलर के नीचे दफन 500 टुकड़ों का एक अद्भुत संग्रह स्टुअर्ट और एलिजाबेथ युग के गहने पाए गए। अब इसे चेपसाइड होड़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वस्तुएं कम से कम 1666 से जमीन के नीचे थी। शायद लंदन की महान आग के बाद हुए निर्माण कार्य से फंस गई थी। उस वर्ष संग्रह में सबसे उल्लेखनीय व्यक्तिगत टुकड़ा एमराल्ड डायल है, जो एक मूल्यवान घड़ी है जो एक ही एमराल्ड क्रिस्टल में सेट की गई है। ये घड़ी अपनी तरह की अनोखी है। ऐसी कोई घड़ी पहले कभी नहीं मिली है, न तो ब्रिटेन में और न ही दुनिया में कहीं। और इस सजावटी घड़ी को बनाने के लिए एक मास्टर क्राफ्ट्समैन कौशल की आवश्यकता होती और ये सस्ती नहीं होती। ये बहुत ही संभव है कि ये एक विशेष टुकड़े के रूप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बनाया गया था और शायद यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के एक सदस्य के लिए भी।
चेपसाइड होड़ के मूल मालिक की कभी पहचान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हमारे लिए आनंद लेने के लिए एक अविश्वसनीय संग्रह छोड़ दिया। नंबर 6, रोमन शौचालय की सीट। यदि आप इंग्लैंड में प्राचीन रोमन किले वेंडेला का दौरा करते हैं तो आप पत्थर के शौचालयों की पंक्तियों को पाएंगे जिनका उपयोग यहाँ तैनात सैनिकों द्वारा किया जाता था। वे असहज दिखते हैं, लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि उनकी लकड़ी की सीटें सड़ गई है। जैविक सामग्री आमतौर पर 2000 साल तक नहीं रहती है, जो सीटों की अनुपस्थिति की व्याख्या करती है। हालांकि अगस्त 2014 में पुरातत्वविदों ने एक अपवाद पाया। एक रोमन शौचालय की सीट जल भरित मिट्टी में पाई गई और ऐसी कलाकृति का ये एकमात्र उदाहरण है जो कभी खोजा गया है। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि एक शौचालय की सीट का जीवन वैज्ञानिकों के लिए जांच करने के लिए एक मजेदार बात है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह 85 वर्ष में बनाया गया था और लगभग 2 दशकों तक सीट 2 में रहा। ये बहुत सारे नीचे है, लकड़ी का काम अच्छा है और सीट काफी आरामदायक होगी। नंबर 5, कामाकुरा के 16 कुएं। यहाँ अगला हमारे पास कामाकुरा, जापान के 16 कुएं हैं। ये मध्य युग से एक रहस्यमय गुफा है जिसमें पवित्र कुओं का एक ग्रिड है। कामाकुरा 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच जापान की राजधानी थी और देश का धार्मिक केंद्र भी था। स्थानीय लोग इस गुफा को फूलों का मंदिर कहते हैं क्योंकि फूल पूरे साल इसमें और इसके आसपास खिलते हैं। कुओं का समूह मंदिर के पीछे के हिस्से के पास पाया जा सकता है और इसे जोको नोई के नाम से जाना जाता है। कुएं कनन बोसत्सु को समर्पित है, जो बौद्ध धर्म की दया की देवी है, और एक देवत्व प्राप्त भिक्षु कोबोदाइशी को भी समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि कुएं 14वीं शताब्दी में खोदे गए थे। हालांकि ये पूरी तरह से संभव है कि वे पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या उद्देश्य सेवा की या यहाँ तक कि अगर उन्हें कभी कोई उद्देश्य था। ये 16 बोधिसत्व पुजारी कदमों का संदर्भ हो सकता है। नंबर 4, प्राचीन रोमनों ने 2000 से अधिक वर्षों पहले केंद्रीय हीटिंग का एक रूप आविष्कार किया था। इस प्रणाली को हाइपोकॉस्ट के नाम से जाना जाता था और जर्मन शहर बॉन में एक असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरण पाया गया है। हाइपोकॉस्ट जर्मनी के कई स्थानों पर पाए जा सकते हैं, लेकिन जो इसे इतना अद्वितीय बनाता है वो ये है कि इसकी मूल फर्श अभी भी मौजूद है, जो टाइलों के स्तंभों द्वारा समर्थित है, जो रोमनों द्वारा इसे एक साथ रखने के बाद से वहां है। पुरातत्वविदों का कहना है कि हाइपोकॉस्ट एक स्टेटली रोमन भवन का एक हिस्सा था, जिसका उपयोग देश के एस्टेट के रूप में किया जा सकता था, जिसे भी रूस्टिया के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में हाइपोकॉस्ट को केवल फर्श के ऊपर एक छोटे से अंतराल के माध्यम से देखा जा सकता है। पुरातत्वविदों के लिए इसे सीधे प्रवेश करना संभव नहीं है, इसलिए फुटेज और फोटोग्राफ रोबोट द्वारा प्राप्त किए गए हैं। कमरे को आगे की खोज से पहले अपनी सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से तरल मिट्टी से भरा जाएगा। नंबर 3, एल टोरो हिल्स। मेक्सिको हमेशा पुरातात्विक कलाकृतियों की खोज के लिए एक शानदार स्थान है और हमारी अगली खोज इस नियम का अपवाद नहीं है। मेक्सिको के हालिस्को राज्य में आपको एल टोरो हिल्स मिलेंगे और उन पहाड़ियों के बीच में अनगिनत प्राचीन कब्रिस्तान हैं। पुरातत्वविदों ने उन कब्रिस्तानों की खोज 80 से अधिक वर्षों से कर रहे हैं और उन्होंने वहां जो कुछ पाया है वो कुछ कमाल की बात नहीं है। अधिकांश कलाकृतियों का मूल अज्ञात माना जाता है। वे मुख्य रूप से जैस्पर, जेड और लैपिस लाजुली जैसे सजावटी पत्थरों से बने होते हैं और प्लेटों, स्लैब, धूम्रपान पाइप, मास्क और एलियन जैसी मूर्तियों का रूप लेते हैं। वास्तव में एलियन और अंतरिक्ष यान जैसी छवियां और मोटिफ एल टोरो कलाकृतियों में से लगभग सभी पर दिखाई देते हैं। कई मामलों में छवियों के साथ प्रतीक और लिखने की तरह दिखने वाली चीजें होती हैं, लेकिन न तो प्रतीक और न ही लेखन का अनुवाद किया जा सकता है। वैज्ञानिक एल टोरो कलाकृतियों को नकली के रूप में खारिज करना पसंद करते हैं और ये उनमें से कुछ के लिए सच हो सकता है, लेकिन उन सभी के लिए नहीं। नंबर 2, रोमन फ्रिज। जब प्राचीन रोमनों को चीजों को ठंडा रखने की आवश्यकता थी तो वे उन्हें एक फ्रिज में रख देते थे। ये कहना आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन ये सच है। ये सिर्फ इतना है कि रोमनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्रिज
आपके दिमाग में जो तस्वीर बन रही है उससे बहुत अलग थे। बुल्गारिया के पामेट नीता में नोवे के लेजेंडरी किले में हाल ही में एक प्राचीन रोमन फ्रिज की खोज की गई है। किला 86 ईस्वी में बनाया गया था और फ्रिज उस समय का है। रूप और कार्य में ये मिट्टी की प्लेटों से बना एक कंटेनर है जिसे किले की फर्श के नीचे सावधानी से रखा गया है, जिससे ये भोजन संग्रहण और अपनी सामग्री को अपेक्षाकृत ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये एक आधुनिक रेफ्रिजरेटर की तरह प्रभावी नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रिक कूलिंग के सभी लाभ होते हैं, लेकिन ये अभी भी भोजन को लंबे समय तक रखने की अनुमति देता है जितना कि ये खुले में या जमीन के ऊपर रखे जाने पर रहता है। नंबर 1, रोमनों ने घड़ी बनाने की कला में महारत हासिल नहीं की, हालांकि वे उन्नत थे। इसके बजाय उन्होंने समय को ट्रैक करने के लिए इस तरह के विषयों का उपयोग किया। ये पाषाण निर्मित सूर्य घड़ी तुर्की में एज़नोई की प्राचीन साइट पर पाई गई थी। तुर्की का यह हिस्सा आज कवारिस के नाम से जाना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से ये सूर्य घड़ी एकेनो में कभी पाई जाने वाली एकमात्र है। इसके महत्व और आबादी के घनत्व के बावजूद शहर अपने चरम रोमन वर्षों के दौरान लगभग 2000 साल पहले सूर्य घड़ी को उस युग से ही माना जाता है। इसकी दुर्लभता के अलावा जो इसे एक अतिरिक्त विशेष खोज बनाती है वो ये है कि ये तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है। ये लगभग एक टुकड़े में पाया गया था, केवल कुछ छोटे टुकड़े गायब थे। ये 18 इंच ऊंचा है और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर लगभग उतना ही चौड़ा है और इसके सभी मूल शिलालेख और विवरण अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इसकी सतह में उकेरी गई एकांथस पत्तियां और जानवरों के पैर शामिल हैं। इस तरह की सूर्य घड़ियां साझा सार्वजनिक स्थानों जैसे शहर के एगोरा या मंदिरों में प्रमुख स्थिति में रखी जाती थी। ये किसी का काम होगा सूर्य घड़ी पर नजर रखना और समय समय पर गुजरने वालों को समय की घोषणा करना, शहर के लिए आधिकारिक समय रखने वाले के रूप में कार्य करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।